बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के टॉपिक ये हैं कि एक तो जो हुकूमत को गलत फहमी हो गई है या कुछ और अनासर को भी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हुकूमत के हामी अनासर इस गलत फहमी को जानबूझकर फैला रहे हैं कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद में डेड लॉक आ गया है, जैसा कि शेख रशीद ने भी अपने बयान में कहा। हालांकि उसको अच्छी तरह पता है कि कोई डेड लॉक नहीं है, इसीलिए उसने अपने बयान में ये धमकी भी दी है कि अपोजिशन को नुकसान पहुंच सकता है। यानी ये कि 77 की तहरीक का हवाला भी उसने दिया है। मतलब ये है कि वो अपोजिशन को डरा रहा है कि वो बाज आ जाए वरना मार्शल लॉ लग सकता है, और उसे अच्छी तरह पता है कि मार्शल लॉ अब नहीं लग सकता। अब जो होना है वो होना है, और शेख रशीद का ये तातुल की गलत फहमियाँ फैलाना या दूसरे अनासर जो गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, इनकी गलत फहमियाँ अगले चंद दिनों में दूर हो जाएंगी। तहरीक अदम एतमाद का मसला जो मैंने पता किया अपनी जगह कायम है, और गिनती जिस तरह है वो है, पूरी की पूरी है। अब काफ लीग की तरफ से दोबारा बिलवास्ता राब्ता किया गया है, उससे ये अंदाज़ा हो गया है कि अपोजिशन उसकी वजारत आला का मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ उसके खाई है। तो चुनांचे वो अब बीच का कोई रास्ता तलाश करके दोबारा आना चाहती है, और इम्कानात यही हैं, अगरचे इनकी ज़रूरत नहीं है काफ लीग की, लेकिन इम्कानात यही है कि काफ लीग भी अपोजिशन से आ मिलेगी और MQM भी आ मिलेगी। इस सूरत हाल पर आगे चलकर मज़ीद भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले दो तीन छोटे छोटे मौज़ूआत लेकिन बहुत अहम। पहला मौजू तो यह है कि इमरान खान के दौरा रूस के नुकसानात अब वाज़ेह होकर आने लगे हैं, सामने आने लगे हैं। रूस के सदर प्यूटन ने जो बयान दिया है एक बरतानवी टीवी इंटरव्यू में, उसने कहा है कि कौन कहता है कि रूस दुनिया में अकेला है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान मेरे पास आया और उसने मेरी हिमायत की। अच्छा अब नाज़रीन, अब सारी दुनिया जानती है कि रूस वाक़अतन अकेला है इस जंग में, और मज़ीद अकेला हो गया है, और सिवाय ईरान के कोई भी उसकी पूरी तरह हमायत नहीं कर रहा। और ये जो चीन है ये भी एक किस्म की गैर जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है, और रूस दर हकीकत अकेला है। प्यूटन ने यह बयान देकर के पाकिस्तान हमारे साथ है, पाकिस्तान की पोजीशन पूरी दुनिया में मशकूक कर दी है। ये एक हकीकत है कि जिस तरह सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था 80 की दहाई में, और उसकी नतीजे में वो पूरी दुनिया में तनहा हो गया था, लेकिन अब जो रूस की तन्हाई है वो पहले से ज़्यादा खौफनाक है। उसकी वजह यह है कि जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया था 1969 में, यानी 80 की दहाई शुरू होने से एक साल पहले, तो उस वक्त सोवियत ब्लॉक मौजूद था, यानी जिसमें मशरक़ी अफ्रीका के मुल्क थे, मशरक़ी बईद के मुल्क थे, और दुनिया के बहुत सारे मशरक़ी यूरोप सारे का सारा रूस की सोवियत यूनियन की पुश्त पर था। यानी कम्युनिस्ट ब्लॉक दुनिया में, जिस दौर को हम सर्द जंग के नाम से याद करते हैं, वो सर्द जंग इसीलिए कहते हैं। उस वक्त दुनिया में दो ब्लॉक थे, एक अमरीकी ब्लॉक और एक सोवियत ब्लॉक। अब सोवियत ब्लॉक का कोई वजूद नहीं है। शाम, ईरान, शाम तो असल में ईरान ही की एक वो शाख बन गया है। तो ईरान, शाम के अलावा दुनिया का कोई मुल्क इस वक्त रूस के साथ नहीं है, यानी एक वसी तर इत्तेहाद बन गया है। फ़र्क ये है कि उस वक्त वो एक फ़ौजी इत्तेहाद बन गया था जिसने अफ़गान मुजाहिदीन की फ़ौजी और लक़द इमदाद की थी। इस वक्त कोई फ़ौजी ब्लॉक नहीं बन रहा, लेकिन सिफारती सतह पर और इक़्तिसादी सतह पर रूस को जो नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं उनका अंदाज़ा आने वाले वक्त में होगा। और नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि इस बहरान की वजह से सदर प्यूटन का अंदरूनी मुल्क सियासी ज़वाल भी शुरू हो सकता है, क्योंकि 15 करोड़ के मुल्क रूस में 60 शहरों के अंदर प्यूटन के ख़िलाफ़ और इस जंग के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए हैं, जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। तुर्की रूस में इतना सख्त आमराना निज़ाम है कि वहाँ मुखालिफाना मुजाहरे बहुत ही कम होते हैं, और ये पहली मरतबा है कि रूस के 60 शहरों में प्यूटन के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं, और पूरी दुनिया में इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं। और अमेरिका और यूरोप ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं उनकी अगर तफसील बताऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन इन पाबंदियों का जो ज़ख्म है ये रूस को लगेगा। और अफ़गानिस्तान की और इराक़ की जंग से अमेरिका को जो माशी नुकसान पहुँचा, अमेरिका ने वो धचका सहार लिया, क्योंकि अमेरिका की मईशत बहुत बड़ी है। रूस की मईशत अमेरिका के मुकाबले में किसी गिनती में नहीं आती है। वो इन माशी बाइकाट और माशी पाबंदियों का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, और इसके अलावा उसके अपने अंदर जो इस दिफाई अखराजात की बुनियाद पर जो खसारा होगा वो अलग है, और जो यूक्रेन की मुज़ाहमत है वो एक अलग अपने तौर पर एक हैरत अंगेज़ है। इसलिए कि आम ख्याल तो यही था कि यूक्रेन के पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने भी जवाबी फायर पावर के मुजाहरे किए हैं, और
परसों की बात है कि सिर्फ एक अड्डे पर उसका बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है, और इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त वहाँ उस अड्डे पर रूसी फौजियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनमें से 450 फौजी इस एक ही हमले में मारे गए। और ये रूस का बहुत बड़ा नुकसान था। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के तकरीबन 2000 फौजी मारे हैं, अगर इसमें कुछ मुबालगा हो सकता है, लेकिन आज़ाद ज़राए ये बता रहे हैं कि मरने वाले रूसी फौजियों की तादाद 1000 से ज़्यादा है। रूस के तैयारे भी तबाह हुए हैं, टैंक भी तबाह हुए हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी तबाह हुई हैं, और रूस के कानवाय उन्होंने उड़ा दिए हैं वो मुज़ाहमत करने वालों ने। और वो खारकोफ शहर जिस पर परसों रूस ने कब्जा कर लिया था, यूक्रेनी फ़ौज ने, जो बची खुची यूक्रेनी फ़ौज है, उसने जवाबी कार्रवाई करके पलट कर हमला किया और खारकोफ को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रूस की फ़ौज आगे नहीं बढ़ेगी। रूस की फ़ौज बहुत ज़्यादा है, उसके पास हथियार भी बहुत ज़्यादा है, मिसाइल पावर, तैयारे यूक्रेन के पास उसके मुकाबले में वो सब कुछ नहीं है। चुनाचे रूस की फ़ौज यूक्रेन के बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर चुकी है और मज़ीद इलाके पर भी कब्ज़ा कर लेगी, लेकिन ये याद रखिए कि मुज़ाहमत होती रहेगी और इस मुज़ाहमत के ज़ख्म रूस को लगते रहेंगे। आलमी पाबंदियों में इजाफा होता रहेगा, रूस की मईशत का बहुत कचूमर निकल जाएगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान की एक हकीर अक़लियत, जिसे सोशल मीडिया पर गालियाँ देने के अलावा कुछ नहीं आता और जिसे आलमी हालात का भी पता नहीं है, वो सिर्फ़ इमरान खान की हमायत में रूस के इस हमले की तायीद कर रही है और इस उसूल को नज़रअंदाज कर रही है कि दुनिया के किसी भी मुल्क पर किसी भी दूसरे मुल्क की तरफ से कब्ज़ा की हमायत करना कितना बड़ा जुर्म है। और इस जुर्म की जद में फिर अब जब अगर किसी फ़र्ज़ कीजिए भारत ने आज़ाद कश्मीर पर हमला कर दिया, तो उसको जवाब मिल जाएगा कि पाकिस्तान तो गैर मुल्की कब्ज़े का हामी रहा है, और चूँकि रूस की शिकायत दुरुस्त थी और हमारी शिकायत भी दुरुस्त है। यानी ये इस तरह की एक अहमकाना हरकत कर रहे हैं। अगर कब्ज़े की आपने इमरान खान की हमायत में इस कब्ज़े को जायज़ करार देना है, तो उसका एक बेहतर रास्ता ये है कि आप खामोशी इख्तियार करें। लेकिन आप कब्ज़े की हिमायत करके एक जाहिलाना हरकत का मुज़ाहरा कर रहे हैं और अपनी कम इल्मी और बल्कि जहालत और बददिमागी का एक मुज़ाहरा कर रहे हैं, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। लेकिन बहरहाल ये पीटीआई के हामी इसी तरह की सोच रखते हैं, इनसे कुछ भी बैद नहीं। लेकिन ये अक़लियत हैं, अक्सरियत रूस के कब्ज़े की हमायत नहीं कर सकती। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब यूक्रेन हमारा कौन सा दोस्त है। मसला दोस्त या दुश्मन का नहीं है। फिर तो हमें ये भी कहना चाहिए कि अफ़गानिस्तान पर जब हमला हुआ था, जब इराक़ पर हमला हुआ था, तो यूरोप के लोगों ने क्यों उसकी मज़म्मत की थी? उनका इनसे क्या लेना देना था? वो ईसाई थे, ये मुसलमान थे। लेकिन असूल पसंदी जो है वो कभी बदलती नहीं, और असूल पसंदी ये है कि गैर मुल्की जारहियत और किसी आज़ाद मुल्क की सलामती को ख़त्म करना, ये कभी भी किसी भी हालत में जायज़ नहीं है और इसकी हमायत नहीं की जा सकती। लेकिन इमरान खान ने रूस जाकर दुनिया को एक मैसेज दिया है, सिर्फ अमेरिका को नाराज़ नहीं किया है, बल्कि पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया है कि नया पाकिस्तान जो है वो आलमी जारहियत का हामी है। और ये वो बात है जिससे अब डरते थे, और वो बात प्यूटन ने कर दी। उसने दुनिया को मैसेज दे दिया ओपनली, एक इंटरव्यू में जो टीवी पर सारी दुनिया में नशर हुआ, कि रूस अकेला नहीं है, उसके साथ पाकिस्तान भी खड़ा है। और ये कितनी शर्म की बात है कि हमारी ये पोजीशन होगी, और आलमी तन्हाई जो हमारी है, जो रूस की है, वही हमारी है। हम आलमी सिफारती तन्हाई के मैदान में खड़े हैं, और इन लोगों को ज़रा भी हया नहीं है जो ये कहते हैं कि इमरान खान ने आलमी दुनिया में हमारा वक़ार बुलंद कर दिया है। अगर पाकिस्तान रूस के साथ खड़ा है, तो रूस ने पाकिस्तान को क्या दिया है? प्यूटन ने वो तेल पाइपलाइन के हवाले से बात की है कि वो हम दोबारा शुरू करेंगे, ये तो बड़ा पुराना मनसूबा है। इसके अलावा रूस ने हमें क्या दिया है? और वो कुछ दे भी नहीं सकता है। जबकि दूसरी तरफ हमारी सिफारती तन्हाई का आलम यह है कि बार बार दोहराते हुए भी अजीब लगता है, लेकिन खुलासा यही है कि चीन हमसे नाराज़ है, सऊदी अरब हमसे नाराज़ है, हमें छोड़कर उसने भारत से भाईचारा कर लिया है। अफ़गानिस्तान के तालिबान का भारत के साथ एक मुश्तरका मफादाती गैर एलानिया माहदा हो चुका है, क्योंकि वो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और तालिबान पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं। उनकी तकरीरों से ये बात बिल्कुल अया है कि वो पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं और पाकिस्तान का मजाक उड़ाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। रहमान मलिक मरहूम ने शायद 1 महीना पहले जंग अखबार में मजमून लिखा था, मुझे तारीख याद नहीं, लेकिन इसको 1 महीना हो गया है। तो उसमें रहमान मलिक ने पूरी सिफारती ज़राए से जो मालूमात इकट्ठी की थी, और उनको बुनियाद बनाकर एक बहुत शाहकार मजमून लिखा था,
اور اس نے بتایا تھا کہ طالبان اور بھارت جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف صف آرا ہو چکے ہیں۔ چین، سعودی عرب، امارات، ترکی، امریکہ، کون سا ملک ہے دنیا میں جو ہمارا دوست رہ گیا؟ ہماری دوستی روایتی طور پر ان 4-5 ملکوں کے درمیان گھومتی رہی ہے۔ ایک خاص قسم کی دوستی ہماری امریکہ کے ساتھ ہے، ایک خاص قسم کی دوستی ہماری چین کے ساتھ ہے، اور ایک خاص سطح کی ترکی کے ساتھ ہے، اور ان سب سے زیادہ ہماری دوستی سعودی عرب سے ہے۔ اور یہ چاروں دوستیاں اب گوشہ گمنامی میں یا تاریخ کی برف میں دفن ہو چکی ہیں، اور دفن ہو چکی نہیں ہیں بلکہ عمران خان نے ان کو دفن کیا ہے۔ اور اب اس مرے کو مارے شاہ مدار کے مصداق اس نے اس کی تائید کر کے، ایک بے فائدہ تائید کر کے، پاکستان کے سفارتی مفادات کو ایک اور مہلک ضرب لگائی ہے۔ اور یہاں کے جو نام نہاد مذہبی دانشور ہیں جو جمہوریت کی دشمنی میں عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں، وہ فتوے صادر کر رہے ہیں اپنے پروگراموں میں کہ عمران خان نے روس جا کر پاکستان کا وقار بلند کر دیا ہے، یہ کمال کا وقار بلند کیا ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں تنہا ہے، کوئی ہمیں کم سود پر قرضے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، IMF کے دامن تھامنے پر ہم مجبور ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے اندر گھروں سے سونا نکالنے تک نوبت آ چکی ہے کہ حکومت کا یہ اعلان پچھلے دنوں آیا تھا کہ وہ عوام سے سونا لے گی، ان کے گھروں میں جو سونا پڑا ہوا ہے زیورات وغیرہ، اور اس سونے پر ان کو سود وغیرہ دے گی۔ لیکن ظاہر ہے یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے کہ گھروں سے سونا لینے تک نوبت پہنچ گئی ہے، اور یہ اس کا ذمہ دار عمران خان اور وہ عناصر ہیں جو اس کو برسر اقتدار لائے، اور وہ عناصر جو اب اس سے جان چھڑانے کے لیے عوام سے زیادہ بے چین ہیں، کیونکہ معیشت کی تنگی ان کے جو بجٹ ان کے لیے مخصوص تھا اس کو بھی سکویز کر رہی ہے، اور حالت جو ہے اس کی حالت وہ ہو گئی ہے کہ اس کو آپ زبوں حالی کا نام دے سکتے ہیں، اور ایسی زبوں حالی کی جس کے آگے پھر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ یوکرائن کا مسئلہ ذرا لمبا نکل گیا، اندرونی صورتحال آپ نے دیکھ لیا کہ PTI نے جو سندھ میں لانگ مارچ کیا تھا اس کا کیا شروع ہوا۔ خالی کرسیوں کے مظاہرے کے بعد ان کو وہ اپنا ایک قسم کا سب کچھ لپیٹنا پڑا۔ دوسری طرف بلاول نے جو جلوس نکالے ہیں لانگ مارچ کے پہلے دن، وہ بھی آپ نے دیکھ لیے، ہر جگہ دسیوں ہزار کا ہجوم تھا۔ اور ناظرین، یہ سب پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں تھے، اکثریت بے شک ان میں پیپلز پارٹی کے لوگوں کی تھی، لیکن ان میں دوسرے عوام بھی سامنے آئے، اس لیے کہ عمران خان کے خلاف اور اس کی حکومت کے خلاف جو عوام کی نفرت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی یہ اتنے بڑے بڑے جلوس ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی کافی ہیں، اس لیے کہ سندھ کی حکمران پارٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں عوام اس کی حمایت میں کیوں نکل آئے؟ دراصل یہ عوام بلاول کی حمایت میں نہیں نکلے بلکہ یہ عمران خان کی نفرت میں نکلے ہیں، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیے دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور پارٹی عوام میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ مسلم لیگ بھی تیار نہیں ہے۔ میں تو اپنے کئی مہینوں سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نے عوام سے رابطہ کیوں کاٹ لیا ہے۔ اب دیکھیے، پیپلز پارٹی کو آپ جتنا مرضی برا کہیں، لیکن اس نے اس لانگ مارچ کے ذریعے عوام کے ساتھ اپنا رابطہ اچھی طرح بحال کر لیا، اور ویسے بھی اس نے عوام کے ساتھ اپنا رابطہ اس طرح نہیں کٹنے دیا کہ بلاول بھٹو ہر مہینے 1-2 جلسے تو کرتے ہی ہیں، اور وہ 1.5-2 سال سے یہی کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے عوام سے اپنا رابطہ کاٹنے کے بجائے اسے پہلے سے زیادہ مضبوط کیا ہے۔ اور مسلم لیگ کی قیادت ماشاءاللہ ایسی ہے کہ جسے عوام سے رابطے کی یا تو اہمیت کا علم ہی نہیں ہے، یا کسی نے اس پر جادو ٹونا کر دیا ہے کہ خبردار عوام سے رابطہ مت کرنا۔ اور یہ میری مسلم لیگ کی قیادت سے گزارش ہے کہ وہ اس سوال کا جواب دیں کہ وہ رابطہ عوام مہم سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ لانگ مارچ جو PDM کے اجلاس میں طے ہوا تھا کہ نومبر میں لاہور سے شروع ہوگا، اس کو شہباز شریف نے ملتوی کرا دیا، کیونکہ لانگ مارچ رابطہ عوام مہم کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب یہ 25 مارچ کو لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے اتنا مؤثر نہیں رہے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ میں عوام کی شرکت کے بعد ایک قسم کا جو عوامی حمایت کو کیش کرانے کا موقع ہوتا ہے وہ نکل جائے گا، اور اس کے بعد پھر مزید تاریخ دینی پڑے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس 25 مارچ کے لانگ مارچ کی وجہ یہ ہو کہ اپوزیشن کو پتہ ہو کہ یہ لانگ مارچ تک بات جائے گی نہیں، اس لیے ہم لانگ مارچ نہیں کریں گے، لیکن میرا خیال ہے لانگ مارچ تک بات جائے گی۔ اور یہ لانگ مارچ ان کا اس لیے ناکام ہوگا PDM کا کہ مسلم لیگ نون کو شہباز شریف اس میں حصہ نہیں لینے دیں گے۔ یہ آپ بات میری نوٹ کر لیں، مجھے اس بات کا خدشہ ہے، خدا کرے یہ خدشہ غلط ہو، لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ شہباز شریف چونکہ
رابطہ عوام کے، عوامی جلسوں کے، عوامی مظاہروں کے بوجوہ خلاف ہے، اس لیے وہ اس لانگ مارچ کو بھی ناکام کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تبدیلی سے کوئی مایوسی کے پہلو نکل رہا ہے۔ تبدیلی تو آنی ہے، اس لیے کہ تبدیلی کا فیصلہ اب اپوزیشن کا نہیں ہے بلکہ ریاست کا ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ کل مزید اس پر گفتگو ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔